हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। इस वंश के 5 शासकों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम मलिक फ़िरोज़ था। इसके पूर्वजों ने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ नौकरी कर ली थी। पहले यह भी एक सैनिक था, किंतु अपनी योग्यता के बल पर दरबार में खिलजी सरदारों का नेता बन गया। बलबन के समय यह समाना का सूबेदार था। मंगोलों को कुशलता से खदेड़ने के कारण इसे शाइस्ता खां की उपाधि भी दी गई थी। कैकबाद के समय यह सैन्य मंत्री बन गया और अब जलालुद्दीन का तुर्क सरदारों के साथ संघर्ष होने लगा, जिसमें वह विजयी रहा। जलालुद्दीन ने 13 जून 1290 में दिल्ली के पास कोलूगढ़ी में अपना राज्याभिषेक किया। इस समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन सुल्तान बनने के पश्चात दिल्ली नहीं गया। दिल्ली की जनता तथा तुर्क सरदारों में उसके विरुद्ध असंतोष था। समाना की जनता भी उसके विरुद्ध थी, लेकिन उसने उदारता, धार्मिक प्रवृत्ति से लोगों के असंतोष को दूर कर दिया। जलालुद्दीन का मानना था कि एक स्थायी साम्राज्य प्रेम और सद्भावना से स्थापित किया जा सकता है, खून और तलवार की नीति से नहीं। जलालुद्दीन का राज्य अल्पकालीन रहा। उसने एक परिवार में पिता के समान प्रजा पर शासन किया। उसने अपने को निरंकुश बनने के अयोग्य बताया। उसकी सादगी और दया का सांसारिक लोग मजाक उड़ाते थे, तो उसकी आयु और उदारता का सम्मान भी करते थे। जलालुद्दीन ने उदार शासक नीति अपनाई। असाध्य तत्वों ने उसकी नम्रता का लाभ उठाया और राज्य से बाहर षड्यंत्र शुरू हो गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा अकुशल शासक निश्चय ही दिल्ली के सिंहासन के योग्य नहीं था। यह अपने शत्रुओं को कोसता था, इसलिए नहीं कि वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे सिंहासन की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने को बाध्य किया। यह एक शासक के पद की अपेक्षा एक अमीर के पद से संतुष्ट था, क्योंकि अमीर का पद चिंताओं से मुक्त होता है। अब इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी। 1290 में बलबन के भतीजे तथा कड़ा व मानकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया और परास्त कर बंदी बना लिया और सुल्तान के सामने पेश किया। और जलालुद्दीन ने उदार नीति अपनाते हुए उसे क्षमा कर दिया, और जो उसकी सबसे बड़ी भूल रही। इसके अलावा दिल्ली के आसपास डाकुओं की लूटमार पड़ रही थी। जब सैनिकों ने इन डाकुओं को कैद कर लिया और सुल्तान के सामने पेश किया, तो सुल्तान ने इनको उपदेश देकर इनको छोड़ दिया है। इससे इसके सैनिक और अमीर नाराज़ हो गए। इसके अलावा सिद्दी मौला का वध। सिद्दी मौला एक लोकप्रिय मुसलमान फ़कीर था। उसके कुछ समर्थकों ने सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। जब सुल्तान को इस बात का पता लगा, तो सुल्तान ने इसे हाथी के पैरों के नीचे इसके सिर को कुचलवा दिया। इसके अलावा 1291 में जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया और उसने सोचा कि दुर्ग विजय के लिए उसे अपने कई सैनिकों का रक्त बहाना पड़ेगा। अतः उसने सैनिकों से कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों से एक मुसलमान के बल को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, और सेना को वापस आने के बोला। इस बात से सेना निराश होकर लौट गई। उदारता से उसने 1293 में उसने चंदावर पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में भिलसा पर विजय प्राप्त कर ली। लूटमार में उसे बहुत सा धन मिला, अतः सुल्तान ने उसे कड़ा के साथ अवध का भी सूबेदार बना दिया। अलाउद्दीन ने 1294 में देवगिरी के रामचंद्र पर भी आक्रमण किया।
रामचंद्र की अधिकांश सेना उसके पुत्र शंकरदेव के साथ दक्षिण के अभियान पर गई हुई थी। इसके बाद भी रामचंद्र ने अलाउद्दीन से संघर्ष किया, परंतु वह परास्त हुआ। इसके बाद रामचंद्र ने काफ़ी धन देकर अलाउद्दीन से संधि कर ली, किंतु इसी समय शंकरदेव ने इन पर आक्रमण करके मुस्लिमों को अस्त व्यस्त कर दिया। पर तब नुसरत खां सेना सहित उधर आ गया, जिसे हिंदुओं ने सुल्तान समझा और सोचा कि जलालुद्दीन यहाँ आ गया है, और जनता ने उसके डर से भागना शुरू कर दिया। इस वजह से जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन यहाँ जीत गया। रामचंद्र ने 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन जवाहरात, 1000 मन चांदी और अलीजपुर प्रांत की कुल आय अलाउद्दीन को देने का वचन दिया। अलाउद्दीन अपार धन के साथ कड़ा लौट गया। अलाउद्दीन की सफलता से प्रसन्न होकर जलालुद्दीन इसे बधाई देने कड़ा पहुंचा और अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए तो अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग यानी उलग खां के सहयोग से इसे छल से मरवा दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था या तथा जलालुद्दीन का भतीजा या दामाद था। अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित करने के पश्चात दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली अभी जलालुद्दीन के पुत्रों के अधिकार में थी। अलाउद्दीन ने धन का लालच देकर दिल्ली के सैनिकों और सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। बर्नी लिखता है कि उसने दगाबाज लोगों में इतना सोना बांटा कि वे सुल्तान के वध को भूल गए और अलाउद्दीन को गद्दी पर उन्होंने बैठा दिया। जलालुद्दीन के पुत्र अलकली खां और कादिर खां दोनों मुल्तान में थे। अलाउद्दीन ने अक्टूबर 1296 में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन के सामने कठिनाइयाँ। सीमांत प्रदेशों पर मंगोल निरंतर आक्रमण कर रहे थे। खोखर भी विद्रोह करते रहते थे। मुल्तान और सिंध का सूबेदार अरकली खां जलालुद्दीन का पुत्र इसका कट्टर दुश्मन था। इसके अलावा राजपूत भी बार बार विद्रोह कर रहे थे। अलाउद्दीन ने मुल्तान अपनी सेना भेजी और अरकली खां और इब्राहिम खां को सेना ने हराकर बंदी बनाकर मार डाला और इसकी मां को जेल में डाल दिया। अलाउद्दीन एवं मंगोल 1297 से 1307 ईस्वी तक। 1207 में कादर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब में आक्रमण करके लूटमार शुरू कर दी। अलाउद्दीन ने अपने 2 महत्वपूर्ण सेनापति उलग खां और जफर खां को भेजा। उन्होंने जालंधर के पास मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद मंगोलों ने 1299 में सल्दी के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण कर दिया और कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, परंतु जफर खान ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। उससे अलाउद्दीन के सेनापति जफर खां की लोकप्रियता बढ़ गई थी। इस जफर खां की सफलता के पश्चात सुल्तान एवं उसके दरबारी इसे चिढ़ने लगे। फिर 1299 में ही कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन के सेनापति उलग खां, जफर खां, नुसरत खां आदि सेनापतियों के साथ मिलकर मंगोलों का सामना किया। जफर खां ने अपने रण कौशल का फिर से परिचय देते हुए एक बार फिर मंगोलों को मारकर भगा दिया, किंतु इस बार वह भी वीर गति को प्राप्त हुआ। 14वीं सदी में मंगोलों ने तारगी, अली बेग, इकबाल बंद के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किए, किंतु परास्त हुए। 1306 ईस्वी के पश्चात मंगोल इतने कमज़ोर हो गए थे कि शाही सेना ने उनके राज्यों में लूटपाट भी की। अलाउद्दीन खिलजी ने नई सेना रखी थी, राज्य के दुर्गों का निर्माण करवाया था और पुराने दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया था। अपनी विशाल सेना के लिए अलाउद्दीन ने कई सुधार किए।
उसने सीमा प्रांतों में योग्य सेनापति नियुक्त किए और युद्ध सामग्री एवं रसद की पर्याप्त व्यवस्था की। अब अलाउद्दीन की विजयों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले उत्तरी भारत की विजय। 1299 ईस्वी में उलग खां और जफर खां के नेतृत्व में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का शासक कर्णदेव भागकर देवगिरी चला गया। मुसलमानों ने गुजरात की राजधानी आइनलवाड़ा को खूब लूटा। लड़ाई के दौरान नुसरत खां को एक हिंदू युवक मिला जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय। अलाउद्दीन ने उलग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया, किंतु राणा हमीर देव ने उन्हें परास्त किया और नुसरत खां मारा गया। अब अलाउद्दीन स्वयं मैदान में आ डटा, परंतु 11 महीने तक विजय प्राप्त नहीं कर सका। अंत में राणा के देशद्रोही रणमल रतनपाल के सहयोग से अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा हमीर वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद रणमल और रतनपाल को भी अलाउद्दीन ने मरवा दिया। इसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय। 1303 में अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह पर आक्रमण कर दिया। 7 महीनों तक अलाउद्दीन दुर्ग में नहीं घुस सका। उसके बाद राजपूत केसरिया बाना पहनकर युद्ध में कूद पड़े और इस युद्ध में राजा रतन सिंह मारा गया और रानी पद्मावती सहित बहुत सी रानियों ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 30,000 हिंदुओं को मरवा दिया। उसने चित्तौड़ का शासन प्रबंध अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंपा और अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा, परंतु 1318 में इस पर राजपूतों ने फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद 1305 ईस्वी में मालवा नरेश महालक देव को हराया। इसके पश्चात सुल्तान को दाहरा, उज्जैन, मांडू और चंदेरी के दुर्ग प्राप्त हुए। 1311 ईस्वी में जालौर नरेश ने भी अलाउद्दीन की आधिपत्यता स्वीकार कर ली।